जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास CHSL की क्लास में। प्रॉमिस किया था आपको 3 मॉक टेस्ट कराने हैं। एक मॉक टेस्ट हम करा चुके हैं, दूसरा मॉक टेस्ट आज आपके साथ में साझा करने वाला हूं। आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल जब आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे तो कमेंट्स पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर और सच मायने में ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे ही होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई डाउट रहता है तो ऑफलाइन मोड पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ वो डिस्कस कर दिया जाएगा। फेस्टिव सीजन की वजह से कमेंट के लिए हम थोड़े से वाद्य हैं। आप समझते हो कि घर परिवार के साथ त्यौहार कौन नहीं मनाना चाहता, लेकिन कई बार आपकी खुशियों के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए हमें घर से बाहर रहना पड़ता है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने प्यारे स्टूडेंट मिले हैं जो हमारी इस मजबूरी को समझेंगे और सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने की तरफ अपना ध्यान देंगे। थैंक यू। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, choose the correct form of verb to fill in each blank. I could have this mistake. Notice, noticing, noticed और आपके पास ऑप्शन है been notices। देखो, आप सब लोग जानते हो कि could आपकी एक मॉडल वर्ब है। could क्या है? could आपकी एक मॉडल वर्ब है और बच्चा जानता है कि मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। हम मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कुड के साथ वी लगा देते हैं तब ये सेंटेंस पैसिव में होता है और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर इसी कंडीशन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और कुड के साथ हैव लगा दें तो ये पास्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब हो जाता है, तब भी इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मेरे पास इन 3 कंडीशन में से यहां कौन सी कंडीशन है? तीसरी कंडीशन। और आप देख पा रहे हो तीसरी कंडीशन में वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कुड हैव के साथ नोटिस्ड होना चाहिए। कुड हैव के साथ क्या होना चाहिए? नोटिस्ड वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्री एंड हिज लेग। अब कोई इंसान पेड़ से गिरा, फेल डाउन, ये लिखा हुआ है किसमें? पास्ट में। अब अगर वो पेड़ से गिरा है तो उसके पैर के साथ क्या हुआ होगा? फ्रैक्चर हो गया होगा, फ्रैक्चरिंग हो गया होगा, फ्रैक्चर्ड विद हो गया या हैज फ्रैक्चर्ड कर देंगे। देखो, कई बार हम लोग वर्ड तो सही यूज कर लेते हैं लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन को गलत तरीके से यूज कर लेते हैं। फ्रैक्चर के साथ अगर हम पार्ट की बात करें, पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर विद पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये याद रखना। ये कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं। आप हाथ में फ्रैक्चर हो जाता, पैर में फ्रैक्चर हुआ, कंधे में फ्रैक्चर हो जाता, बालों में फ्रैक्चर नहीं होता, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हो जाए और बॉडी का वो पार्ट भी बताया जाए तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? फ्रैक्चर विद। चूंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट में है तो हम फ्रैक्चर्ड विद के साथ जाएंगे। अगर यहां पे विद होता तो हम वो गलत करते। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में है? पास्ट में, और पास्ट में है तो हम पास्ट के ही कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। इस इडियम फ्रेज की आपको सही मीनिंग बतानी है। ऑप्शन क्या है? टू एंजॉय द म्यूजिक मीन्स, म्यूजिक के मजे लेना। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है टू फेस द म्यूजिक, सामना करना म्यूजिक का। टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। टू सफर हार्डशिप, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना। या टू अटेंड द म्यूजिक क्लास, या म्यूजिक क्लास को अटेंड करना। तो सही जवाब आपका है टू सफर हार्डशिप। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, सॉरी, टू एंजॉय द म्यूजिक का मतलब होता है कठिनाई का सामना करना, कठिनाई का सामना करना। ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। सही मीनिंग आपको बताना है। क्या है? टू हिट बिलो द बेल्ट। इसका भी आपको सही मीनिंग यहां पर बताने की कोशिश करनी है। ऑप्शन है
टू आर्ग्यू फेयरली, किसी से बहुत प्रत्यक्ष या स्वच्छ रूप से, अच्छे रूप से बहस करना। टू आर्ग्यू अनफेयरली, किसी के साथ बुरे तरीके से बहस करना। टू हिट द स्टमक, किसी के पेट में चोट पहुंचाना। या टू हिट वंस वेस्ट, किसी के कमर में चोट पहुंचाना या कमर में मारना। तो अगर हम बात करें टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू अनफेयरली, अनफेयर तरीके से, मतलब गलत तरीके से किसी के साथ बहस करना, गलत तरीके से बहस करना। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा टू आर्ग्यू अनफेयरली। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हिज मैरिज वाज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स, रियोट्स, राइट्स या रूट्स। तो उसकी जो शादी है वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई, तो हम राइट्स करेंगे, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज या परंपरा, रीति रिवाज। रियोट्स का मतलब होता है दंगा, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, और रूट्स का मतलब होता है रास्ता। तो उसकी जो शादी हुई है वो किसके अकॉर्डिंग हुई है? वो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होगी, ना दंगे के अकॉर्डिंग, ना राइट्स के अकॉर्डिंग, ना रूट्स के अकॉर्डिंग। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? राइट्स इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ही वॉज बोर्न रिच पेरेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन है टू ऑफ, बाई या नन ऑफ दीज। तो देखो, अगर हम प्लेस की बात करें तो वॉर्न इन प्लेस होता है, वॉर्न इन आगरा। प्लेस की बात करेंगे तो इन आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पेरेंट्स की तो वॉर्न ऑफ आता है, वॉर्न ऑफ पेरेंट्स। तो सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? वॉर्न ऑफ, क्योंकि यहां पर हमने रिच पेरेंट्स की बात की है, हमने जगह की बात नहीं की। अगर हम जगह की बात करते तो हम इनका यूज करते, बट यहां पर जगह तो है नहीं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, और पेरेंट्स के कंडीशन में ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एस्थेटिक। इसमें एस्थेटिक की सही स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन है AESTHETIC, ASTHETIC, या फिर AESTHETIC, या फिर ASETHETIC। तो एस्थेटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन, और सही स्पेलिंग ये है सौंदर्य प्रसाधन। सुंदरता से इसका रिलेशन होता है, सजने संवरने वाली चीजों से इसका कनेक्शन होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एस्थेटिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। वी हैव बीन हैविंग प्रॉब्लम्स विद द न्यू कंप्यूटर, अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू। बस याद रखना कि प्रॉब्लम्स प्लूरल है यहाँ पे, और जब हम किसी प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं? चाहे हम बात करें फ्यू की, जिसका मतलब होता है ना के बराबर। फ्यू का मीनिंग क्या होता है? ना के बराबर। आ फ्यू की बात करें तो आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। आ फ्यू बोले तो थोड़ा या कुछ। और अगर हम द फ्यू की बात करें तो द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा सा, जो कुछ भी थोड़ा सा। ठीक है, अब ये तीनों यूज होते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए। ये तीनों ही किसके यूज होंगे? काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे। क्योंकि हम देख पा रहे हैं प्रॉब्लम्स यहाँ पर प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे? आ फ्यू का। न्यू कंप्यूटर के साथ, चाहे हम नए कंप्यूटर की बात करें या नई कोई भी चीज़ हो, हमें दिक्कतें आती ही हैं थोड़ी बहुत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। द करेक्ट पैसिव वॉइस, डज शी डू हर ड्यूटी। इसका आपको सही पैसिव बनाना है। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप सब लोग जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होती है। तो ड्यूटी प्लूरल तो था नहीं, हम प्लूरल कर नहीं सकते। हर ड्यूटी ही पूरा सब्जेक्ट बनेगा, तो इज हर ड्यूटी डन बाई हर।
ठीक है, क्योंकि हैज़ और हैव का तो यूज़ हम करेंगे नहीं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब पैसे बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इज ट्राइंग टू फाइंड लाइफ ऑन द मार्स इज अ वाइल्ड गूज चेज। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक बार पूछा था सुबह 9 बजे की क्लास में, और दोनों ही क्लासेस देखा करो, चाहे वो 9 बजे की हो या फिर आपकी ये वाली क्लास हो। तो वाइल्ड गूज चेज ऑप्शन आपके पास है। मेड रेस फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए रेस करना। कंपटीशन वेयर वन इज प्रिपेयर टू फेस इन कंसिक्वेंसेस, एक ऐसा इंसान जहां पर कंपटीशन करें और बाद में रिजल्ट भोगने के लिए तैयार रहें। आ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, एक ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब ही ना हो, व्यर्थ का काम हो। यूजफुल इंटरप्राइज, या फिर हम कह सकते हैं जो यूजफुल हो, तो इसका मतलब होता है फ्यूटाइल एक्सरसाइज, मतलब व्यर्थ का काम, व्यर्थ काम। वाइल्ड गूज चेज कहते हैं निरर्थक कार्य को, बिना किसी मतलब के कोई काम किया जाए जिसका कोई सेंस ही ना हो। नेक्स्ट, द क्वेरल सी थॉट टू हरसेल्फ, what is the use of this wealth if I can't make a sacrifice so that others can live in peace and harmony? In, after, lately या while, in, after, lately या while, यहां पर आपको वर्ड फिल करने हैं। देखिए, the querul she thought to herself, what is the use of this wealth if I can't make a sacrifice so that others can live in peace and harmony? In the quarrel she thought, after the quarrel, झगड़े के बाद उसने सोचा, what is the use of this wealth, इस धन का क्या यूज, if I can't make a sacrifice, अगर मैं sacrifice नहीं कर सकता, अगर मैं क्या नहीं कर सकता, कि sacrifice का मतलब बलिदान नहीं कर सकता, टू सो दैट अदर्स कैन लिव इन पीस एंड हारमोनी, जो जब इंसान, सही बात है कि जब शांतिपूर्वक रहना हो, अच्छे तरीके से रहना हो, तो कई सारे हमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बलिदान करने पड़ते हैं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द टू डेवलप 400 railway stations using a contract method called the Swiss challenge। तो एप्लीकेशन, आइडिया, बिडिंग, प्रपोजल, तो जब कोई चीज स्टार्ट होती है ना तो पहले उसका प्रपोजल दिया जाता है। देखो, एक जो फॉर्मल सजेशन दिया जाता है ना उसे हम कहते हैं प्रपोजल। और यहां पर क्या है, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द टू डेवलप 400 रेलवे स्टेशंस यूजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड द स्विस चैलेंज। तो एक फॉर्मल प्रपोजल रखा है, फॉर्मल सजेशन रखा है, और फॉर्मल सजेशन को हम क्या कहते हैं, प्रपोजल। एप्लीकेशन, जब हम किसी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। आइडिया, विचार। बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना, बोली लगाना, या हम कह सकते हैं नीलामी। नीलामी वर्ड भी इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है विलीफाई, वर्ड है विलीफाई, ऑप्शन है चेरिश, इनवैलिडेट, ग्लोरीफाई और सेटिस्फाई। तो इसका भी सही जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करो। विलीफाई का आपको एंटोनिम बताना है। तो विलीफाई यूज करते हैं जब हम अपने आप को या किसी को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में इस विलीफाई का यूज करते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्लोरीफाई। क्या हो जाएगा, और ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है, मतलब मान सम्मान बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना, बढ़ाने की कोशिश करना। तो सही जवाब ग्लोरीफाई है। चेरिश, खुश करना। इनवैलिडेट, किसी चीज को खत्म करना। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहां पर आपको सही इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो, बरूच सेड आई माइट टीच इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट सेमेस्टर। बरूच ने बोला कि उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना चाहिए।
तो देखिए ये माइट आपका आया हुआ है, अगर डायरेक्ट स्पीच में माइट आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम माइट ही रखते हैं। तो वरुण सेड दैट, आई का ही हो जाएगा, ही इज गोइंग टू तो नहीं करेंगे, ही विल तो नहीं करेंगे माइट को। वरुण सेड दैट ही माइट टीच इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही सी वाला ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने को है नहीं, नियरेस्ट वर्ड है नहीं, टेंस का कोई बड़ा सा लोचा है नहीं कि हम इसमें टेंस को भी चेंज करने की कोशिश करें। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यूज मनी प्लेस्ड इन वंस केयर इन अ रॉन्ग वे टू बेनिफिट वन सेल्फ। किसी के पैसे को गलत तरीके से यूज करना, ठीक है, किसी दूसरे को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य हो, तो क्या बोलेंगे? एम्ब्रॉयल, एम्ब्लेजन, एम्बीजल और एम्बोलिस। वर्ड बड़े अच्छे हैं इसमें भाई, वर्ड काफी अच्छे यूज हुए हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है एम्बीजल, मतलब धन का दुरुपयोग करना, धन का दुरुपयोग करना। एक गलती आप लोग करते हो कि मैं कुछ वर्ड देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको कभी कभार होमवर्क में देता हूँ, उनको आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो। ये कुछ वर्ड मुझे थोड़े से नए लग रहे हैं, तो आप इनको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करने का मतलब जोखिम ही नहीं उठाते। भाई ये कोई जोखिम थोड़ी ना है, इसमें तो आपको फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा आप प्रयास करोगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, इसमें तो आपको ही फ़ायदा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ही मैनेज टू ओपन द लिड बाई आ स्क्रू ड्राइवर। लिड का मतलब होता है ढक्कन, जब किसी बंद चीज का हम ढक्कन खोलते हैं उसे कहते हैं लिड, ढक्कन, ठीक है। तो ही मैनेज टू ओपन द लिड बाई आ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर वही है जिसमें हम पेचकस जिसे बोलते हैं। तो देखो, जब हम बाई का यूज करते हैं तो बाई का यूज करते हैं जब कोई काम पर्सन के द्वारा किया जाए। कोई काम किसके द्वारा किया जाए? पर्सन के द्वारा, तो हम किसका यूज करते हैं? बाई का। और विद का यूज करते हैं जब किसी काम को किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? जब हम किसी काम को किसी यंत्र के द्वारा करते हैं तो विद का यूज करते हैं। अब स्क्रू ड्राइवर कोई पर्सन तो है नहीं, ये तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। और जब ये यंत्र है तो यहाँ बाई नहीं, किसका यूज होगा? विद का यूज करेंगे। किसका यूज होगा? विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सच अ बिहेवियर कैन इजिली कॉज ऑफेंस। मतलब इस तरह का अगर कोई इंसान किसी गलत तरीके का बिहेवियर करे तो फिर क्या होता है कि लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं या फिर उसके विरोधी बन जाते हैं, विरोधी पनप जाते हैं। तो देखो, सच अ बिहेवियर, बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बिहेवियर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। बिहेवियर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसके साथ हम कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। बिहेवियर हमारा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो बिहेवियर के साथ यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो सच बिहेवियर कैन इजिली कॉज ऑफेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दीज ड्रग्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द वायरस। तो कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें बताया गया कि इनका कहीं पर भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि दवाइयों के लिए इन्फ्लुएंस नहीं, हम दवाइयों के लिए किसका यूज करते हैं? इफेक्ट का यूज करते हैं। इन्फ्लुएंस यूज करते हैं किसी के विचारों के प्रभाव के लिए, विचारों का प्रभाव। अब भाई दवाई का विचार तो नहीं होगा, विचारों का प्रभाव जब होता है तो उस कंडीशन में हम इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं। यहाँ किसी विचार की तो बात नहीं की गई है, यहाँ बात किसकी की गई है? यहाँ की गई दवा, तो दवा के लिए इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस की जगह पर आप किसका यूज करोगे? इफेक्ट। ऐसे क्वेश्चन CHSL में अब हर साल आने लगे हैं, और अगर हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके चलें। अच्छे से तैयारी बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस अ न्यूट्रिएंट रिच
assimilable liquid that builds and nourishes our first body tissue plasma। तो इसमें वर्ड बड़े अच्छे यूज हुए हैं, क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। तो देखो assimilable का मतलब होता है घुलनशील, assimilable मतलब घुलनशील। अब ये घुलनशील चीजें हैं तो देखो our digestive system produces a nutrient rich assimilable liquid that builds and nourishes our first body tissue plasma। तो देखो न्यूट्रिएंट रिच, अगर हम इसको एंड से जोड़ देते तो assimilable liquid, ये भी तो काउंटेबल है, assimilable liquid जो है वो भी काउंटेबल है, तो इसके साथ भी क्या होना चाहिए, एन assimilable liquid, क्योंकि यहां पर ये काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज हो रहा है, और नाउन अगर काउंटेबल है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, काउंटेबल ही होगी। तो यहां पर एन assimilable कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑन अ हॉलीडे प्रिया प्रिफर्स रीडिंग देन गोइंग फॉर शॉपिंग। तो प्रिया जो है वो पढ़ना पसंद करती है, शॉपिंग पर नहीं जाती है छुट्टी के टाइम। बच्चे सोचते हैं छुट्टी आएगी तो शॉपिंग चल देंगे, लेकिन प्रिया पढ़ाई पर ध्यान देती है। तो आप सब लोग जानते हो कि प्रीफर के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रीफर के साथ हम टू का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रीफर्स रीडिंग टू गोइंग। प्रीफर के साथ देन का यूज नहीं करते, प्रीफर हुआ, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, इंफीरियर हुआ, इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो एक और मॉक टेस्ट हमारा खत्म हुआ। उम्मीद है कल के और आज के ये जो 40 क्वेश्चन हैं, इन्होंने आपको, चाहे भले ही आपसे गलतियां हुई हो, चाहे भले ही एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा आपकी ना बनी हो, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स आपसे हो गई हो, लेकिन एक बात का प्रॉमिस है, एक बात का वादा मैं करता हूं कि आपके अंदर एक जागृति आई होगी, एक जुनून आया होगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए आप लोग तड़फड़ा रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, तो आपके टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। दिवाली है तो सबको हक है कि वो अपने घर परिवार माँ बाप के साथ दिवाली को सेलिब्रेट करें। बस एक क्लास का थोड़ा और संयम कर लीजिए, उसके बाद अपने टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर देंगे। 3 मॉक टेस्ट का हमने आपसे वादा किया था, 3 मॉक टेस्ट के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। तो सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। पीडीएफ टेलीग्राम पे देर सवेर हम आपको अपडेट कर दे रहे हैं, तो वो पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड जरूर कर दिया करें। याद रहे अपने टेलीग्राम चैनल का नाम एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पुर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।